अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और आज हमने करना है यूनिट 7.1 का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसका क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज नेरिसा एंड होम डिड शी मैरी। नेरिसा कौन थी और किससे उसने शादी की। नेरिसा पोर्शिया की हादर खिदमत खादमा थी, वेटिंग मेड थी। शी वो आप ये कह दें कि चुपके चुपके से ग्रेशियानो से प्यार करती थी और उसने ग्रेशियानो से उस वक्त शादी की जब पोर्शिया ने बोसानियो से शादी की। फिर उसने ग्रेशियानो को एक रिंग भी दी, अंगूठी भी दी, अपने आप ये कह दें कि मोहब्बत की इलामत के तौर पर, और कहा कि ये कभी भी इससे कभी भी अलग ना होना या इसको कभी भी छोड़ना नहीं, इस रिंग को नहीं छोड़ना नहीं, ठीक है, होना नहीं। नंबर 8 क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की शर्त क्या थी, मुआहदे की शर्त क्या थी, ठीक है। तो इसका बनता है, कंडीशन ऑफ द बॉन्ड वाज दैट इफ एंथोनियो फेल्ड टू पे बैक 3000 डुकाट्स। बॉन्ड की कंडीशन ये थी कि अगर एंथोनियो जो है वो 3000 डुकाट्स वापस देने में या ड्यू टाइम दिए गए वक्त में वापस देने में जो है वो नाकाम रहता है, तो शैलाक जो है उसको कानूनी तौर पर इस बात की इजाज़त होगी कि वो 1 पाउंड गोश्त एंथोनियो के जिस्म से काट सकेगा, उतार सकेगा। नंबर 9 पे, हु वाज पोर्शिया एंड होम डिड शी मैरी। पोर्शिया कौन थी और उसने किससे शादी की। पोर्शिया एक जवान और खूबसूरत औरत थी, लेडी थी, जो बेलमंट के मकाम पर वीनस के करीब रहती थी और अच्छी खासी उसके पास दौलत थी, अपने बाप की तरफ से उसको मिली हुई थी। तो बोसानियों की बिलवड थी, महबूबा थी, और आखिरकार उसने उससे शादी कर ली थी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, व्हाई डिड शाइलाक रिफ्यूज टू टेक बैक द मनी ही लेंट टू एंथोनियो। शाइलाक ने वो रकम लेने से क्यों इनकार कर दिया जो उसने एंथोनियो को उधार दी थी। इसका आंसर बनता है कि शाइलाक ने वो रकम वापस लेने से इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि एंथोनियो की जिंदगी उससे ले ले। वो उस बेइज्जती का बदला एंथोनियो से लेना चाहता था जो रियाल्टो के मुकाम पर एंथोनियो ने उसकी की थी। वो ना सिर्फ एंथोनियो से नफरत करता था बल्कि तमाम क्रिश्चियन से भी नफरत करता था। चुनांचे उसने कोई भी किसी किस्म की रकम जो है वो जो कि बोसानियो ने अदालत में उसको पेशकश की थी, किसी किस्म की रकम की, उसने कबूल करने से इनकार कर दिया था। 11 नंबर बनता है, व्हाट रोल डिड पोर्शिया प्ले इन द कोर्ट। कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर पोर्शिया ने क्या किरदार अदा किया। पोर्शिया ने बतौर लायर के अदालत में अपना एक किरदार अदा किया। उसने एक, आप ये कह दें कि एक वकील की शक्ल में वकीलों जैसा लिबास पहना और बड़ी अक्लमंदी से एंथोनियो का केस उसने लड़ा, ठीक है जी। एंथोनियो की जिंदगी बचा ली गई थी उसी की समझदारी की वजह से और चालाकी की वजह से, और ये कि उसने बड़े ही एहतियात से उस मुआहदे के को जो है वो पढ़ के सुनाया था कोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 बनता है, हाउ वाज एंथोनियो's लाइफ सेव्ड। एंथोनियो की जिंदगी कैसे बचा ली गई थी। एंथोनियो की जिंदगी को पोर्शिया ने बचाया था अपनी चालाकी की वजह से और समझदारी की वजह से। उसने बड़ी ही एहतियात के साथ उस मुआहदे को पढ़ा था और शैलाक को बताया था कि शैलाक was allowed to take money, और शैलाक को बताया था कि आप अपनी रकम ले सकते हैं और एंथोनियो को आज़ाद कर दें, लेकिन वो इस बात पर मुसिर था कि उसको एंथोनियो को वो सजा देना चाहता है।
फिर पोर्शिया ने कहा कि शैलाक को अब इजाजत है कि 1 पाउंड गोश्त वो एंथोनियो के जिस्म से काट सकता है, लेकिन एक भी कतरा खून का बहाए बगैर, क्योंकि ये खून बहाना जो है मुआहदे में दर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी लॉजिक थी कि आप खून कहीं मुआहदे में ये तो नहीं लिखा हुआ कि खून बहाना है जी, मुआहदे में तो ये लिखा हुआ है कि गोश्त का 1 टुकड़ा काटना है। ठीक है, वो भी आधे पाउंड का, ठीक है, या 1 पाउंड का गोश्त का टुकड़ा काटना है, और खून नहीं बहा सकते आप। तो ये जो है पॉइंट उसने रेज किया और इस तरह एंथोनियो की जिंदगी बचा लेगी। अब उसके लिए मुमकिन नहीं था कि बगैर खून बहाए जो है वो गोश्त का टुकड़ा जो है वो काट सके। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन बनता है, वाज इन योर ओपिनियन द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट जस्ट एंड फेयर? अब कोर्ट का जो डिसीजन था क्या सही था, इंसाफ पर मबनी था और सही था? क्या ये आपकी ओपिनियन में क्या ये फैसला सही था? आंसर बनता है कि हाँ जी, मेरी ओपिनियन के मुताबिक आप या मेरी राय के मुताबिक जो कोर्ट की जो फैसला था वो बिल्कुल मबनी पर इंसाफ था और सही था। बांड के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज थे कि 1 पाउंड गोश्त, ठीक है जी, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि आप खून बहा सकते हैं, और ये एक सबसे अहम पॉइंट था जिसको पोर्शिया ने उठाया था और इतनी महारत के साथ उठाया था। ठीक है जी, अब हम इसके पैराग्राफ पढ़ते हैं जी। आगे लैंग्वेज स्टडी है, ठीक है, ग्रामर स्टडी है, राइटिंग पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को स्टडी करते हैं, कुछ पोर्शन जो है ग्रामर स्टडी का देखते हैं। पेज नंबर 2 पे है जी पैराग्राफ, 292 है जी आपकी बुक का। ठीक है, अब कहता है जी राइटिंग द पैराग्राफ, व्हाट इज अ पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या होता है जी? ठीक है, होल्ड ऑन, ये इसको यूं कर लेते हैं, 1 मिनट, 92 नंबर पेज पे। ठीक है जी, व्हाट इज पैराग्राफ? कहता है कि पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद द सिंगल टॉपिक। कुछ रिलेटेड सेंटेंसेस का एक मजमूआ होता है जो एक ही टॉपिक से डील करते हैं, एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, और इतना ही इफेक्टिव होना चाहिए जितना मुमकिन हो। और पैराग्राफ जो है वो उसके अंदर मुदर्जे झैल चीजें जरूर होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, कोहेरेंस होनी चाहिए, हमआहंगी होनी चाहिए, और टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जो पैराग्राफ के हवाले से बात करे, और मुनासिब किस्म की उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, यूनिटी से मुराद के टॉपिक के हवाले से ख्यालात होने चाहिए, इधर उधर के ख्यालात नहीं होनी चाहिए, बिखरे हुए ख्यालात नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंस, ये हर सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस से हमआहंगी होनी चाहिए। टॉपिक सेंटेंस से मुराद के वो सेंटेंस जिसमें टॉपिक का तज़किरा किया गया हो या टॉपिक के हवाले से बात की गई हो। एडिकेट, मुनासिब किस्म की डेवलपमेंट हो, मुनासिब तरीके से पैराग्राफ आगे जा रहा हो। जैसा कि आप देखेंगे कि जितनी भी ये क्वालिटीज हैं ये बार बार आती हैं, अक्सर आती हैं। ठीक है, और इनको इस्तेमाल करना और अपने ही इंफरादी मकसद के लिए इनको अपडेट करना जो है वो आपको इफेक्टिव पैराग्राफ बनाने में या लिखने में मदद करता है। यूनिटी क्या होती है कि द एंटायर पैराग्राफ शुड कंसर्न इटसेल्फ विद द सिंगल फोकस। सारे का सारा पैराग्राफ पर एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही चीज पर फोकस कर रहा हो, और एक ही फोकस से शुरू होता हो, एक ही नुक्ते पर मरकूज हो, और वही उसका मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो, और ये किसी और के साथ नहीं शुरू होना चाहिए पॉइंट के साथ, या मुख्तलिफ आइडियाज इसके अंदर जो है वो उनमें ही जो है ना घूमते फिरे डिफरेंट आइडियाज लेकर एक आइडिया उसको लेके चलना है। कोहेरेंस जो होता है हम आहंगी को कहते हैं, एक जैसा होना। कोहेरेंस जो है ये एक ऐसी क्वालिटी है जो पैराग्राफ को बड़ी आसानी से समझने के काबिल बनाती है, जो रीडर को समझने के काबिल बनाती है।
اور اپنے پیراگرافس میں آپ جو کوہیرنس ہے ہم آہنگی ہے اس کو آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں لاجیکل بریجز اور وربل بریجز بناتے ہوئے. کوئی لاجک ہو جی، ایک سینٹینس کا دوسرے سینٹینس کے ساتھ ایک پل سا بنا ہوا، اس میں لاجک ہو، پھر وربس جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں، ٹھیک ہے، لفاظی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک منٹ، جسٹ اے منٹ، میں ذرا جو ہے وہ لیکچر جو ہے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر صبر کریں، میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ریکارڈ کر کے آپ سے بات کروں. اچھا جی، لاجیکل بریجز ہونے چاہیے، بالکل سیم آئیڈیا، لاجیکل بریجز ہونے چاہیے بالکل سیم آئیڈیا پیراگراف کا جو ہے وہ آئیڈیا آف ٹاپک جو ہے یہ سینٹینس سے سینٹینس چلنا چاہیے. اور سکسیسو سینٹینسز، مسلسل جو ہے سینٹینسز، ایک سینٹینس کے بعد دوسرا سینٹینس جو ہے وہ پیرلل فارم میں ایک کے ساتھ دوسرا سینٹینس جو ہے وہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اس کو لاجیکل بریجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وربل بریجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کی ورڈز ان کو سیورل سینٹینسز میں ریپیٹ کیا جا سکتا ہو. سینونیم ورڈز ایک جیسے ہم معنی الفاظ جو ہے ان کو بھی مختلف کئی سینٹینس میں ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. پروناؤنس، ناؤنس کا حوالہ دے رہے ہو، ناؤن کے حوالے سے بات کر رہے ہو پچھلے سینٹینسز میں، ٹھیک. کچھ ٹرانزیشن ورڈز جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آئیڈیاز کو ڈفرینٹ سینٹینسز میں لنک کیا جا سکے. اب آگے ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں اس کو سینٹینسز کو بڑا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں جی ٹاپکس کی طرف. 293 نمبر پیج پہ ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے جی؟ کہتا جی کا ٹاپک سینٹینس ایک ایسا سینٹینس ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے ایک جنرل عمومی انداز میں کہ آئیڈیا کیا ہے یا تھیسس the paragraph is going to deal with، یا کون سا تھیسس ہے، کون سا آئیڈیا ہے جس کے ساتھ پیراگراف ڈیل کر رہا ہے یا جس کے بارے میں پیراگراف لکھا جا رہا ہے. اگرچہ کہ تمام پیراگراف جو ہے ان کا کلیئر کٹ ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور باوجود اس حقیقت کے کہ ٹاپک سینٹینسز جو ہے وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں پیراگراف کے اندر، کیونکہ جیسا کہ فرسٹ سینٹینس ہے، لاسٹ سینٹینس ہو سکتا ہے، یا کہیں مڈل میں وہ ٹاپک سینٹینس ہو سکتا ہے. اور آسان ترین طریقہ جو ہے یہ یقینی بنانے کا کہ جو ریڈر ہے آپ کا وہ ٹاپک پیراگراف کے ٹاپک کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ کہ اس ٹاپک سینٹینس کو آپ پیراگراف کے بالکل بگننگ میں جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا قسم کا عمومی قسم کا رول ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کم تجربہ کار رائٹرز ہیں ان کے لیے، اگرچہ کہ یہ ایک واحد طریقہ نہیں ہے کہ پیراگراف لکھنے کا کہ ٹاپک سینٹینس کو بگننگ میں ہی لکھ دیا جائے. کچھ لوگ مڈل میں لکھتے ہیں، کچھ اینڈ میں لکھتے ہیں، کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹاپک سینٹینس کون سا ہے. ایڈیکویٹ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے جی اس کے بعد، مناسب قسم کی ڈیولپمنٹ. وہ ٹاپک جو ٹاپک سینٹینس انٹروڈیوس کراتا ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے مکمل طور پر اور مناسب طور پر. اور دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ ویری کرتا ہے پیراگراف سے پیراگراف، آتھرز کے جو رائٹر ہوتا ہے اس کے مقصد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن رائٹرز کو ایسے پیراگراف لکھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے جن کے اندر 2 یا 3 سینٹینسز ہوتے ہیں. زیادہ تر اس بات کا آپ یہ کہہ دیں گے احتمال ہوتا ہے کہ پیراگراف مکمل طور پر ڈیولپ نہیں ہے. اف اٹ از دیٹ شارٹ، اگر یہ اتنا شارٹ ہوگا تو پھر پیراگراف ڈیولپ نہیں ہے. یہاں کچھ میتھڈز ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا جو پیراگراف ہے وہ صحیح ڈیولپڈ ہے، ویل ڈیولپڈ ہے، آگے اچھے طریقے سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی.
आपने क्या करना है जी कि एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन वगैरह, जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं या कोई वजाहतें वगैरह, वो जरूर लिखनी है जी, ठीक है। डाटा वगैरह फैक्ट्स हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, एविडेंसेस हैं या डिटेल्स हैं और दूसरी चीजें, वो भी आपने पैराग्राफ में शामिल करनी है अगर आपके पास अवेलेबल है तो। कोई भी आप गवाही है, शहादत है, उसको भी आपने उसका मायना करना है, ठीक है। और टेस्टिमनी क्या होती है कि दूसरे लोग जो है इस टॉपिक के हवाले से क्या कहते हैं, या दूसरे लोगों, बड़े लोगों की कोटेशंस क्या हैं, क्वालिदरी क्या हैं, या पैराफ्रेज कुछ, मतलब दूसरे लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या वजाहत देते हैं। कोई चुटकुला या कोई स्टोरी, एनेक्डोट होता है चुटकुला, या जो आप जोक कह दे, ठीक है, या कोई स्टोरी वगैरह बीच में आप शामिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वो भी शार्ट सी हो। टर्मिनोलॉजी कोई आपके पास आती है तो वो जरूर पैराग्राफ के अंदर उसको भी डिफाइन करें। कंपेयर भी करना है और कंट्रास्ट भी करना है, ठीक है, कि आपका जो आइडियाज है वो किस किस से मिलते जुलते हैं, कौन से दानिशवर से मिलते हैं, और किससे आपके जो आइडियाज हैं इस पैराग्राफ के अंदर जो पाया जाने वाला किससे ये टकराता है, ठीक है। कंट्रास्ट से बड़ा टकराता है, अपोजिट है। फिर अपने काजेज का, वजूहात का, जो है वो आप ये कहते हैं कि काज और रीजन जो है इसकी वजूहात क्या है, ठीक है, उसका आपने एवेल्युएशन करना है, उसका आपने मायना करना है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, और इसके जो नताइज हैं उनका भी मायना आपने करना है। टॉपिक सेंटेंस को आपने एनालाइज भी करना है, ठीक है, टॉपिक को डिस्क्राइब भी करना है। किसी भी वाकया की जो हिस्ट्री है उसको भी आपने वो भी आप पेश कर सकते हैं टाइम सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है, टाइम के टुकड़ों के अंदर। नंबर 2 पे आता है जी पैराग्राफ डेवलपमेंट। ये तो एडिक्वेट डेवलपमेंट है ना, फिर अब आ जाता है पैराग्राफ की डेवलपमेंट कैसे होती है, और इस पे चलते हैं नंबर 2 पे। पैराग्राफ डेवलप करने में राइटर जो है अमूमन जो है वो टॉपिक सेंटेंस से शुरू करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेन आइडिया डेवलप करते हैं, बिल्कुल एक सीरीज ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, उनसे एक मेन आइडिया डेवलप करते हैं जो इस आइडिया को मुकम्मल तौर पर आप ये कह दें कि उनकी वजाहत करते हैं। नंबर 3 पे जी एक ऐसे सेंटेंस से शुरू करते हैं जो दोबारा उसको बयान करता है या समराइज करता है मेन आइडिया को। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो ये जाहिर करता है कि पैराग्राफ कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट में हम जाते हैं जी, ये जी हमारे पास डायग्राम, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है अमूमन, फिर सेकंड सेंटेंस आता है, डेवलपमेंट आ जाती है, फिर सेकंड सेंटेंस में सीरीज ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं। सेकंड सेंटेंस में एक नया आइडिया बिल्कुल उसी से रिलेटेड आइडिया दे दे, ठीक है जी, फिर एक और रिलेटेड आइडिया दे दे, फिर एक और रिलेटेड आइडिया दे दे नंबर 4 पे जी, ठीक है। नंबर 5 पे मजीद कोई आइडिया दे सकते हैं, फिर एक फाइनल सेंटेंस जो होता है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। रेलेवेंट आइडियाज देते चले जाए, ठीक है, पैराग्राफ के, आप ये कह देंगे पैराग्राफ के टॉपिक के मुताबिक। सबसे पहले तो टॉपिक सेंटेंस जिसमें टॉपिक होता है, टॉपिक का तज़किरा होता है। आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि पैराग्राफ सेंटेंस के ग्रुप से कहीं ज्यादा होता है, ठीक है, कहीं ग्रुप ऑफ सेंटेंस से भी कहीं ज्यादा की बात होती है पैराग्राफ में। एक पैराग्राफ लाजमन यूनिफाइड होना चाहिए, उसमें यूनिटी नजर आनी चाहिए, इत्तेहाद नजर आना चाहिए, इत्तेफाक नजर आना चाहिए। मतलब ये कि इसको लाजमन एक आइडिया के साथ डील करना चाहिए, द मेन आइडिया जो पैराग्राफ का टॉपिक होता है, ठीक है। और ये कि हर सेंटेंस को इस आइडिया से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि अलग से होना चाहिए, ठीक है। जो भी सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर आप लिखेंगे वो उस मेन टॉपिक के साथ रिलेटेड हो, उससे मुतल्लिका हो, और इसके अंदर हम आहंगी होनी चाहिए, तमाम सेंटेंसेस आपस में मिलते जुलते हो, और ये कि मेन आइडिया को की वजाहत वाज़ह तौर पर ये करें। और फिर ये कि सेंटेंसेस
जो मेन आइडिया को डेवलप करते हैं, और इनको किसी आप ये कहते हैं कि मंतकी तरतीब के साथ इनको अरेंज करना चाहिए, जो रीडर को इस बात की परमिशन दे, इजाजत दे कि आपकी थॉट्स को वो समझ सके पैराग्राफ के जरिए, बगैर आप ये कह दें कि लड़खड़ाए या पीछे हटे, बैक ट्रैक हुए, ठीक है। और आखिरकार एक पैराग्राफ मुकम्मल तौर का मस्ट बी कंप्लीट, पैराग्राफ एक मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होना चाहिए। इसमें मेन आइडिया की डेवलपमेंट नजर आए, मुकम्मल तौर पर नजर आए और काफी हद तक नजर आए, ताकि जो रीडर है वो इसको समझ सके और जो भी आप कह रहे हैं उसकी तारीफ कर सके। और कहता है कि इन द सैंपल पैराग्राफ दैट फॉलोज, नीचे एक सैंपल पैराग्राफ दिया गया है जो नीचे आ रहा है, जो मेन आइडिया टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ है वो पहले सेंटेंस के अंदर ही दे दिया गया है, ठीक है। तो अब टॉपिक क्या है जी? टॉपिक सेंटेंस, द नेक्स्ट डिसिप्लिन वी माइट कॉल द डिसिप्लिन ऑफ कल्चर, ऑफ सोसाइटी, ऑफ व्हाट पीपल रियली डू। तो नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है जिसे हम डिसिप्लिन ऑफ कल्चर कहते हैं, सकाफत का डिसिप्लिन, सोसाइटी का डिसिप्लिन, या लोग वाकईतन क्या करते हैं। इंसान सोशल भी है, कल्चरल भी है, और आप ये कहते हैं समाजी और सकाफती जानवर है। बच्चे जो है वो अपने गिरदोनवा में जो कल्चर है उसको महसूस करते हैं, और ये जो एग्रीमेंट्स का नेटवर्क है, कस्टम्स हैं, हैबिट्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, ये जो नौजवान लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और वो समझना चाहते हैं कि ये जो है वो ये और इसका उन्हें इसका हिस्सा बनना, और बड़े ही एहतियात से वो इसको देखते हैं कि लोग जो है उनके गिरदोनवा में मौजूद लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही करना चाहते हैं जैसा उनका कल्चर, जैसा सराउंडिंग, वो बिल्कुल सही करना चाहते हैं। और जब तक कि वो इस बात पर कन्विंस नहीं हो जाते कि वो सही नहीं कर सकते। जॉन हार्ट ने लिखा है, तो 3 डिसिप्लिन्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए 3 डिसिप्लिन्स, ठीक है जी। डिसिप्लिन ऑफ कल्चर, डिसिप्लिन ऑफ सोसाइटी, और लोग उनके गिरदोनवा में क्या करते हैं, ये 3 चीजें। और टॉपिक सेंटेंस में इन तीनों का तज़किरा कर दिया गया, 3 डिसिप्लिन्स का, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस में इस टॉपिक को डिस्कस किया गया, समझ आ रही है। और सारा कुछ इसी टॉपिक सेंटेंस के हवाले से या इस टॉपिक के हवाले से पैराग्राफ में एक तरीके से या दूसरे तरीके से उसमें तज़किरा किया गया। अच्छा, 294 पेज पर कहता है कि ये भी याद रखें कि कुछ सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जो भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि कुछ सेंटेंसेस मे बी रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग सपोर्टिंग सेंटेंसेस, पहले से आने वाले सेंटेंसेस से उनका ताल्लुक हो सकता है जी। एग्जाम्पल देते हुए, डिटेल्स देते हुए, या मजीद वजाहतें देते हुए, बहरहाल ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको टॉपिक सेंटेंस के साथ एक तरीके से या दूसरे तरीके से इनका जो है वो ताल्लुक होना चाहिए। फिर अब नीचे हमने डायग्राम्स को देखना और फिर हम इसको नेक्स्ट आप ये कहते हैं लेक्चर में देखेंगे। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।